आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या कहता है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होती है कि हम एक्चुअली क्या होता है कि 3 घंटे का टाइम होता है और हमारे माइंड के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को समेटना चाहते हैं। तो जल्दबाजी में क्या होता है, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और थोड़ा सा आइडिया लगा करके हम आंसर कर देते हैं, कि हमको लगता है कि क्वेश्चन हमको आता है तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है और वो ट्रिकी क्वेश्चन जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है, नेगेटिव मार्किंग करा देता है। अगर हमने उसको ध्यान से अटेम्प्ट नहीं किया तो वो हमारे लिए क्या करवा देगा, नेगेटिव मार्किंग करवा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, मोस्ट कॉमन, जो कि सबसे ज्यादा बार होता है, पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या है, आफ्टर द ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब क्या है डियर, आफ्टर द ऑपरेशन। साइकेट्रिक कंडीशन, आफ्टर द ऑपरेशन होने वाली साइकेट्रिक कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा बार होती है वो कौन सी है। अब हम ये तो हमको भी पता है कि ऑपरेशन के बाद पर्सन के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया तो हमको आंसर तो करना ही है। तो हम क्या इसको किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के टाइम पर जब पेशेंट को ऑपरेशन किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको पेशेंट को क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। और एनेस्थीसिया क्या करता है, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, आपको पता है कि जब एनेस्थीसिया के अंडर में पेशेंट है और पेशेंट को ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, ऑपरेशन होने के कुछ टाइम बाद पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आफ्टर द ऑपरेशन पेशेंट को नॉर्मल होने में, कंप्लीट कॉन्शियस होने में कुछ टाइम लगता है, और वो जो ड्यूरेशन है, बीच का जो टाइम है, उस टाइम तक पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल कैसा रहता है, कम रहता है। अब हमको यहां से आइडिया लेकर के चलना है कि ऐसी कौन सी साइकेट्रिक इलनेस है जो कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। ऐसी कौन सी साइकेट्रिक इलनेस है जो कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, तो वो आती है आपकी डेलीरियम। ठीक है, तो डेलीरियम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। बात करेंगे हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू टिश्यू। अगर बॉडी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से कोई कंडीशन जनरेट हो रही है तो वो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक ब्रेन मतलब ब्रेन टिश्यूज में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, ब्रेन टिश्यूज में अगर कोई चेंजेस हो रहा है और उसकी वजह से कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अपन ने किस कैटेगरी के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर उसको हमने रखा है। आईसीडी 10 की अगर हम बात करें तो आईसीडी 10 के अंतर्गत इसको रखा गया है F002 F09 कैटेगरी के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की तो यहां पर दो कंडीशन हम लोग मेनली पढ़ते हैं। पहली है डिमेंशिया और दूसरी है डेलीरियम। डिमेंशिया क्या है, इट इज, क्यों होती है डिमेंशिया, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव कंडीशन अकर इन ओल्ड एज। डिमेंशिया क्या होता है, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव कंडीशंस। मतलब क्या है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उनके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब वो डैमेज होने लगती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डिमेंशिया होता है। और मोस्टली कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्या होगा, एजिंग होगी, बूढ़ा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एजिंग कहलाती है। एजिंग को अगर हम हिंदी में शब्द तो क्या समझे, तो क्या समझेंगे, बूढ़ा होने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है क्या, एजिंग। तो एजिंग होने का मतलब क्या है, हमारे जो टिश्यूज की जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो नर्व सेल्स के डैमेज होने की वजह से जो कंडीशन हो रही है वो क्या कहला रही है, डिमेंशिया कहला रही है।
डेलीरियम की अगर हम बात करें तो ये भी कैसी कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर जो है उसमें किस पे इफेक्ट आएगा, आपके नर्व्स पर इफेक्ट आएगा। किस पर इफेक्ट आएगा, आपके नर्व्स पर इफेक्ट आएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनी केमिकल और substance, the functioning deprives। होता क्या है कि किसी भी केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से आपके जो नर्व की फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, डिप्राइव होने लगती है। तो नर्व्स जो है जितना इफेक्टिवली काम कर सकती है, ठीक है, वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी केमिकल और सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या कोई भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स कंज्यूम कर ली या कोई पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी नर्व्स जो है वो पूरी इफेक्टिव फंक्शन नहीं कर पाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्या होता है, आपके डिक्रीज होता है। और इसकी वजह से जो कंडीशन जनरेट होती है वो क्या कहलाती है, डेलीरियम कहलाती है। समझ में आ गया डिफरेंस। तो डिमेंशिया जो हो रहा है वो न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो रहा है, नर्व सेल डैमेज हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। और डेलीरियम जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके नर्व की जो फंक्शनिंग है वो डेप्राइव हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। नर्व डैमेज हो जाती है उसके बाद आपको पता है कि ये दोबारा से बनती नहीं है, इसलिए ये कैसी कंडीशन है, इरिवर्सिबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, इरिवर्सिबल। डिमेंशिया कैसी कंडीशन है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार होने के बाद इसको बदला नहीं जा सकता। फिर भी डिमेंशिया के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जो साइकेट्रिस्ट है उसके द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन वो मेडिसिन जो है उनका काम क्या है, वो प्रोग्रेस को स्लो करती हैं, कि जितनी प्रोग्रेसिवली डिमेंशिया पेशेंट के अंदर होगा उस प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। लेकिन मेडिसिन जो है, टैबलेट्स जो है, वो कंप्लीटली डिमेंशिया को क्योर नहीं कर सकती। क्लियर है। डेलीरियम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये किसी केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में होता है। तो अगर उस केमिकल को या टॉक्सिक सब्सटेंस को हटा दिया जाए तो नर्व्स जो है वो वापस से अपनी फंक्शनिंग गेन करने लग जाती हैं। ठीक है, तो अगर वापस से फंक्शनिंग गेन करेगी तो पर्सन की कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर है। तो पर्सन की जो फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाएगी मतलब ये डिजीज कैसी है, रिवर्सिबल। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर टॉक्सिक सब्सटेंस का इन्फ्लुएंस इतना रहा कि उसने नर्व्स के अंदर डैमेज कर दिया, परमानेंट डैमेज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में डिजीज कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। मतलब डेलीरियम जो है वो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल कब तक हो सकती है, जब तक कि उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस ने या केमिकल्स ने आपके नर्व्स के अंदर परमानेंट डैमेज नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के बात किसकी हो रही है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है और वो डिक्रीज होने को अपन क्या कह रहे हैं, डेलीरियम कह रहे हैं। क्लियर है। और डिमेंशिया में क्या हो रहा है, नर्व डैमेज हो रही है, उसकी वजह से कई कंडीशन जनरेट होती है, जैसे अलग अलग टाइप हैं इसके। एल्जाइमर डिमेंशिया होता है और पार्किंसंस डिमेंशिया होता है। इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के डिमेंशिया होते हैं, हंटिंगटन कोरिया होता है, पिक्स डिजीज होती है। ठीक है, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया होता है। जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है, एल्जाइमर डिमेंशिया एंड पार्किंसंस डिमेंशिया। तो एल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है वो ऐसी नर्व्स का डैमेज होता है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एसिटिल कोलिन प्रोड्यूस करती है। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, एसिटिल कोलिन प्रोड्यूसिंग जो नर्व्स होती हैं उनके डैमेज होने की वजह से होती हैं। ठीक है, तो एसिटिल कोलिन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो कौन सी डिजीज होगी, आपके एल्जाइमर डिजीज होगी। तो ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्जाइमर डिजीज के अंदर किस न्यूरोट्रांसमीटर पर आपके इफेक्ट आता है, तो वो है एसिटिल कोलिन। और इसका लेवल बढ़ता है या घटता है, तो इसका लेवल जो होता है वो घटता है। क्लियर है। एल्जाइमर में सबसे ज्यादा इफेक्ट किस फंक्शन पर आता है, मेमोरी पर आता है। इसलिए
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिमेंशिया किसकी डिजीज है, डिमेंशिया किसकी डिजीज है, या डिमेंशिया में किस फंक्शन पर इफेक्ट आता है, तो वो है आपका मेमोरी। वही अगर हम बात करें डेलीरियम की, तो डेलीरियम में किस पर इफेक्ट आता है, आपके कॉन्शियस लेवल पर। किस पर इफेक्ट आता है, कॉन्शियस लेवल पर। तो एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला है कि मेमोरी का डिसऑर्डर कौन सा है, वो है डिमेंशिया, और दूसरा कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर कौन सा है, डेलीरियम। या इनका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि एल्जाइमर जो है, सॉरी डिमेंशिया जो है, उसमें डिमेंशिया जो है वो किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी का, और डेलीरियम किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का। लेकिन अब यहां पर एक डाउट आता है कि डिमेंशिया में एक अदर कंडीशन है, वो है पार्किंसन डिमेंशिया। कौन सी है, पार्किंसन डिमेंशिया। पार्किंसन डिमेंशिया जो है वो किसका डिसऑर्डर है, मूवमेंट का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है, मूवमेंट का डिसऑर्डर है। जबकि ये भी डिमेंशिया का टाइप है और ये भी डिमेंशिया का टाइप है। तो डिमेंशिया को कॉमनली हम मेमोरी के डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। उसका कारण क्या है कि एल्जाइमर डिमेंशिया जो होता है वो 70% केसेस में पाया जाता है। मतलब डिमेंशिया के जितने भी पेशेंट आपको मिलेंगे उनमें से 70% लोगों को क्या होगा, एल्जाइमर डिजीज होगी। इसलिए कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वर्ड कि डिमेंशिया किसका डिसऑर्डर है, तो मेमोरी का डिसऑर्डर है। डिमेंशिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आता है, मेमोरी पर। पार्किंसंस डिमेंशिया में भी मेमोरी पर इफेक्ट आएगा, लेकिन इसमें मोर प्रोमिनेंट क्या होता है, आपके मूवमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है इसमें, डोपामिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है, इसमें डोपामिन होता है। डोपामिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहां पर एसिटिल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, एल्जाइमर में एसिटिल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, पार्किंसंस में किसका हो रहा है, डोपामिन का हो रहा है। ठीक है, तो हम ट्रिक बना सकते हैं, अगर याद नहीं रहे हमको, ए का मतलब एल्जाइमर और ए का मतलब एसिटिल कोलिन। पार्किंसंस, पी का मतलब पार्किंसंस, और डोपामिन में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी का मतलब डोपामिन। क्लियर है, तो डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है, उसकी वजह से पार्किंसंस होता है, और एसिटिल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो कौन सी डिजीज होगी, एल्जाइमर डिजीज होगी। क्लियर है। अब मूवमेंट में किस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, ट्रेमर्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर बॉडी कंपन करेगी, शिवरिंग होगी। ठीक है, ट्रेमर्स होंगे। इसके अलावा वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, अटेक्सिया, शफलिंग गेट, लड़खड़ा करके चलना। सफलिंग गेट का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा करके चलना। जैसे एक ड्रंकन जो पर्सन होता है, जो कि अल्कोहल कंज्यूम किए हुए व्यक्ति किस तरीके से चलता है, इस तरीके से वो चलेगा। ठीक है, और क्या होगा, स्टूप्ड पोस्चर। स्टूप्ड पोस्चर होता है मतलब झुका हुआ, व्यक्ति का शरीर जो होगा वो आगे की तरफ झुका हुआ होगा। तो ये किसके सिम्टम्स है, पार्किंसंस के सिम्टम्स है। इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि पार्किंसंस किसका डिसऑर्डर है, तो मूवमेंट का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिकली पार्किंसंस के लिए पूछा गया है तो क्या हमको आंसर करना है, मूवमेंट का डिसऑर्डर है। ठीक है, और अगर डिमेंशिया कॉमनली पूछा है, डिमेंशिया पूछा है, तो हमको क्या आंसर करना है, मेमोरी। क्लियर है, तो एल्जाइमर भी मेमोरी का है, क्योंकि 70% पार्ट ये कवर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो हमारा आंसर था इसमें डेलीरियम, क्योंकि डेलीरियम जो है वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। अब हम तीन टर्म और समझ लेते हैं, डिल्यूजन, डिप्रेशन एंड मेनिया। हम बात करते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे डिल्यूजन क्या होता है। इट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, डिल्यूजन क्या होता है, इट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। बिलीफ का मतलब आपका थॉट पैटर्न, बिलीफ किससे रिलेटेड है, आपके थॉट पैटर्न से रिलेटेड है। और फिक्स का मतलब क्या होता है, जो कि स्थिर हो, जो कि अनचेंजेबल हो, जो कि
शेकेबल हो, मतलब ऐसे बिलीफ जिनको हिलाया नहीं जा सकता। अब मान के चलिए मेरे अंदर कोई गलत धारणा है, ठीक है, और मैं किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में गलत राय रखता हूं और मैं उस राय को मान के चलता हूं। मेरी राय कैसी है? फॉल्स। मेरा बिलीफ कैसा है? फॉल्स। ये आपको पता है लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी बात को सही मान के चल रहा हूं। अगर आप में से कोई मेरे को प्रूफ देता है कि आप जो सोच रहे हो कि सर आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ठीक है, और गलत है, और जो भी घटना है वो इस तरीके से, और आपको अपने जो आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो थॉट है उसको बदल लेना चाहिए। प्रूफ देखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने थॉट को चेंज कर लेता हूँ कि हाँ आप सही कह रहे हो। इसका मतलब क्या, मेरे जो बिलीफ थे वो कैसे नहीं थे? फिक्स नहीं थे, क्योंकि मैंने उनको चेंज कर लिया। गलत इंफॉर्मेशन, गलत धारणाएं इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से हो सकती है। हम हो सकता है हमारे पास किसी घटना को लेकर के कोई पूरी जानकारी नहीं हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, और कई ऐसे सूचनाएं, कई ऐसे खबरें जो होती हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से फैला दी जाती है जिनके पीछे भी कोई तथ्य नहीं होता, और हम उनको सही मान के चलते हैं बिना कुछ जाने समझे कि उसके पीछे की रियलिटी क्या है। तो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो गलत धारणाएं बनने का मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? लेक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? जैसे अगर आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, उस जो अपने मन में जो फॉल्स बिलीफ बन गया है उस फॉल्स बिलीफ को क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? अब यहां पर बात आ रही है अनशेकेबल की। मेरे अंदर फॉल्स बिलीफ था लेकिन मेरे को डिल्यूजन नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बिलीफ को चेंज किया, और फॉल्स बिलीफ का मैंने आपको कारण बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण होता है इसका वो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से कई बार हम गलत तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लियर है? पेशेंट क्या करेगा? अगर पेशेंट होगा कि वो अपने जो बिलीफ है उस पर अड़ा हुआ है कि नहीं मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, और आप चाहे मेरे को कितना भी प्रूफ दिखा दो, आप मेरे विश्वास को, मेरे धारणाओं को आप बदल नहीं सकते, वहां पर फिर क्या होगा, वो थॉट्स कैसे हो जाएंगे? अनशेकेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अनशेकेबल हो जाएंगे, और वो कहलाएगा फिक्स्ड, और तब बन जाएगा वो कौन सी कंडीशन? डिल्यूजन डिसऑर्डर। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक पेशेंट है जिसको लगता है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस है, उसको क्या लगता है? सीरियस इलनेस है। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब अगर हमको कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पहले जांच करा लेते हैं। तो क्या करेंगे? चेकअप करेगा। कुछ तो वो खुद चेकअप करेगा और कुछ लेबोरेटरी में करने के लिए भेज देगा। चेकअप करने के बाद रिपोर्ट क्या आती है? रिपोर्ट जो होती है पर्सन की कैसी होती है? नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर क्या कहेंगे, या आपसे भी अगर पेशेंट पूछता है तो आप क्या कहोगे कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है और आपको कोई बीमारी नहीं है, यही कहोगे। तो रिपोर्ट किसका काम कर रही है? यहां पर प्रूफ का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? प्रूफ का काम कर रही है। अगर रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट को रिलैक्स फील होता है कि नहीं मेरे को कोई बीमारी नहीं है एंड आई एम ओके, तो पेशेंट नॉर्मल है, साइकेट्रिक की दृष्टिकोण से नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि नहीं, यू आर टेलिंग लाई, आप मेरे को झूठ बोल रहे हो, या आपको चेकअप करना नहीं आता, या आपकी रिपोर्ट गलत है, आप मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे, मेरे को कोई ना कोई बीमारी है जो कि आपके पकड़ पाना आपके बस की बात नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा पर्सन? एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। हर डॉक्टर वही करेंगे, चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद क्या करेंगे? उसको बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट्स ओके हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन पर्सन इस बात को बिलीव नहीं कर रहा, उसको लगता है कि डॉक्टर्स के मेरी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही। इस कंडीशन को अपन एक टर्म और बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? डॉक्टर्स शॉपिंग। इसको अपन बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना, चक्कर काटना, वो किस वजह से? केवल कुछ नहीं, उसका बिलीफ कैसा है? फॉल्स, और कैसा है? फिक्स्ड। ठीक है? डिल्यूजन के अलग अलग टाइप हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल किसका है? हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन का। किसका टाइप है वो? हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन का, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो इस तरीके से कोई भी फिनोमिना हो सकती है जहां पर पेशेंट बिलीव करता है, या फिर इस तरीके का हो सकता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरा कोई भी परिवार वाला, मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, या ये हॉस्पिटल के स्टाफ वाले जो है मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे को हार्म करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं?
अगर इस तरीके का बिलीफ है तो ये कौन सा डिल्यूजन कहलाता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो अलग अलग प्रकार हैं डिल्यूजन्स के, ठीक है। तो डिल्यूजन का मेन कंसेप्ट समझ में आ गया हमको। जो एग्जाम में 2-3 डिल्यूजन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपका बनता है एक तो परसिक्यूटरी डिल्यूजन, जहां पर लगता है पेशेंट को कि कोई भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा बनता है आपका हाइपोकॉन्ड्रिकल डिल्यूजन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जहां पर पेशेंट को लगता है कि मैं हूं इस दुनिया में और मेरे अलावा दुनिया में कोई दूसरा मेरे जैसा व्यक्ति नहीं है, मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। इस तरीके के बिलीफ अगर है, वो कौन सा डिलीजन कहलाएगा? डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और आपको पता है डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस में पाया जाता है? मेनिया के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बोलो। मेनिया के अंदर पाया जाता है। मेनिया की थर्ड स्टेज एग्जाल्टेशन। किसमें? मेनिया की थर्ड स्टेज में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मेनिया के किस स्टेज में पाया जाता है? तो आपको पता होंगे स्टेज यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। तो थर्ड स्टेज जो है वो कौन सी है? एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन के अंदर कौन से सिम्टम्स आते हैं? डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और एक फेमस क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो है डिलीजन ऑफ रेफरेंस। डिलीजन ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है और सेम लैंग्वेज से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि अगर टीवी पर कोई एंकर न्यूज पढ़ रहा है, अगर टीवी पर कोई एंकर न्यूज पढ़ रहा है और पेशेंट को लगता है कि वो मेरे बारे में न्यूज पढ़ रहा है, तो ये किस प्रकार का डिलीजन है? वो होगा डिलीजन ऑफ रेफरेंस। सेम एग्जाम्पल कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुआ है विद सेम लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना। टीवी पर अगर एंकर कोई न्यूज पढ़ रहा है और पेशेंट को लगता है कि वो मेरे बारे में पढ़ रहा है, ये किस प्रकार का डिलीजन है? डिलीजन ऑफ रेफरेंस जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिलीजन ऑफ रेफरेंस, परसिक्यूटरी डिलीजन एंड हाइपोकॉन्ड्रिकल डिलीजन। चारों इंपॉर्टेंट डिलीजन है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मेनिया की। मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों को साथ में ले लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही क्या है? ये मूड डिसऑर्डर। मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों क्या है? ये मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मूड, ये हो गया इलेशन या एलिवेटेड मूड, इसको अपन क्या बोलते हैं? एलिवेटेड मूड। और ये हो गया आपका लो मूड। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमारे मूड के अंदर रिलेशन होता है और कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे हमारी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए तो क्या होगा? इलेशन होगा। कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं, तो फिर वो मैनिया में चले जाते हैं। ठीक है, चलो हमने ESIC का एग्जाम दिया, हम पास हो गए, तो क्या होगी? हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारा मूड क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए हाई होगा? 5 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना भर, 3 महीना भर। हमको लगेगा कि हमको नौकरी चाहिए तो हमको मिल गई, हमको अच्छा अच्छा महसूस होगा। एलेशन, मूड का एलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है हमको अच्छा महसूस? क्योंकि हमारा मूड जो है वो एलिवेट हो रहा है। कितने टाइम के लिए रहेगा? कुछ टाइम के लिए। अब हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 5 दिन रहेगा या 1 सप्ताह रहेगा, 1 महीने रहेगा। ठीक है, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके क्या होगा? डाउन आएगा और मूड क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमारे परिवार में किसी की डेथ हो जाए तो हमारा मूड क्या होगा? लो होगा। कुछ टाइम तक के लिए लो रहेगा और उसके बाद वापस क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आपके जो लव्ड वंस है, जिनके साथ आपका इमोशनली अटैचमेंट है, अगर उनमें से किसी की भी अगर डेथ हो गई है तो आपने देखा होगा कि आपका मन सबसे ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कितने टाइम तक दुखी होता है? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। उसके बाद मूड जो होता है वो नॉर्मल आता है। क्लियर है? तो ये होता है मूड का एलेशन और ये होता है मूड का लोएस्ट, लो जाना। क्लियर है? तो इलेशन और लो जाना ये दोनों एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये सर्कमस्टेंशियल है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर इलेशन इस तरीके का रहा कि पर्सन नॉर्मल आया ही नहीं, ठीक है, या डाउनवर्ड जो मूड गया था वो इस तरीके का रहा कि पर्सन नॉर्मल आया ही नहीं, इसको अलग कलर से दे देते हैं। इलेशन इस तरीके का हुआ कि पर्सन नॉर्मल आया ही नहीं और लो इस तरीके का गया कि आया ही नहीं, तो ये कंडीशन फिर क्या बन जाती है? मेनिया बन जाती है। और ये क्या बन जाती है? डिप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? डिप्रेशन बन जाती है। ठीक है,
तो ये तो हो गया नॉर्मल फिनोमेना जहां पर मूड अपनी नॉर्मल स्टेट को अचीव करता है, लेकिन अगर मूड अपनी नॉर्मल स्टेट को अचीव नहीं कर पा रहा है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मेनिया एंड डिप्रेशन, ये फिर मेनिया जनरेट करेगा हाई मूड, एंड लो मूड क्या जनरेट करेगा, डिप्रेशन जनरेट करेगा। क्लियर है? तो इलेशन एलिवेटेड मूड मेनिया जनरेट करेगा, एंड डिप्रेशन मूड लो मूड किसको जनरेट करेगा, डिप्रेशन को जनरेट करेगा। अब हम देखेंगे कि जो डिप्रेशन है ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल मूड, एक तरफ एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है, लो मूड, एक तरफ एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है, हाई मूड। ठीक है, तो कभी हाई होगा और कभी लो होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मेनिया भी प्रेजेंट है और डिप्रेशन भी प्रेजेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें मेनिया भी होगा और डिप्रेशन भी होगा, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जिसमें दोनों कंडीशन मौजूद है, मेनिया एंड डिप्रेशन, वो कंडीशन कहलाएगी बाइपोलर डिसऑर्डर। क्लियर है? मेनिया की 4 स्टेज होती हैं। मेनिया की 4 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। मेनिया की 4 स्टेज होती है, यूफोरिया, इलेशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। यूफोरिया में क्या होता है, एक्सट्रीम सेंस ऑफ वेलबिंग। एक्सट्रीम सेंस ऑफ वेलबिंग मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खुश होना। ठीक है, हम अच्छा फील करते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर हम जरूरत से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमारे अंदर यूफोरिया। मतलब अगर कोई दुखद होने वाली घटना है, हमारे सामने कोई ऐसी घटना आ गई जहां पर हमको दुखी होना है और वहां पर हम दुखी नहीं हो पा रहे, इसका मतलब हम किस फेज में है, यूफोरिया फेज में। हमारे अंदर वायलेंसी वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे, हमारे अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन हमें अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब हम किस फेज में, अभी यूफोरिया फेज में है। तो यहां पर मूड को आपको लो करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम सेंस ऑफ वेलबींग, हम यहां पर पेशेंट किस तरीके के बिहेवियर शो करेगा, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस, बहुत ज्यादा बातें करेगा, बातूनी हो जाएगा। अगर आप बात नहीं भी करना चाहो तो भी बात करेगा। आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब आप सफर करते हो, बस में सफर करते हो, तो कुछ इस तरीके के पर्सन, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटीज हमको मिल जाती हैं जो कि बात करना चाहती है, वो सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं तुरंत और बात बोलते रहते हैं। आपका काम क्या है, केवल सुनना उसको, वो बोलते जाते हैं और आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेंसिव मूड की। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव मूड बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसिव मूड बोलते हैं। एक्सपेंसिव मूड का मतलब ज्यादा खर्च करना नहीं होता है, एक्सपेंसिव मूड का मतलब होता है ज्यादा बातूनी हो जाना, इसको अपन बोलते हैं एक्सपेंसिव मूड। इसके अलावा पर्सन का क्या होगा, बिहेवियर क्या हो जाएगा, रिस्की बिहेवियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम जिससे उसको, उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, उसकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, किसी दूसरे के बॉडी को नुकसान हो सकता है, इन बातों की परवाह किए बिना वो उस काम को पूरा करेगा, उस काम के अंदर उस काम को स्टार्ट करेगा, तो रिस्की बिहेवियर हो जाएगा। इसके अलावा कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें बिना सोचे समझे पैसा लगा देगा। तो फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ड्रिंक करने के बाद पर्सन का कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा सा डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है, तो पर्सन ऐसे ऐसे बिहेवियर करता है, जैसे गाड़ी चला रहा है और सामने से कोई पर्सन आ गया है, कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो स्पीड को स्लो ही नहीं कर रहा। इसको अपन बोलते हैं रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाह गाड़ी चलाना, लापरवाह होकर के गाड़ी चलाना रेकलेस ड्राइविंग या केयरलेस ड्राइविंग बोलते हैं। ठीक है, कट मार करके गाड़ी निकाल रहे हैं, या अगर गाड़ी पर ब्रेक लगाने की जरूरत है तो वो ब्रेक नहीं लगा रहे। ठीक है, एडवेंचर करने की उनके अंदर ख्वाहिश हो रही है, इच्छा हो रही है, तो वो हो गया रेकलेस ड्राइविंग एंड रिस्की बिहेवियर। तो ये सिम्टम्स हैं जो कि आपको यूफोरिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये माइल्ड लेवल के होते हैं। ठीक है, और ये आपको किसके सिमिलर लगते हैं, हाइपोमेनिया के। किसके सिमिलर है ये, हाइपोमेनिया के। ठीक है, तो यूफोरिया हो गया आपके। उसके बाद है इलेशन। तो यूफोरिया के जो सिम्टम्स हैं इनकी सीवियरिटी बढ़ेगी। प्लस अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि इलेशन में जो है वो क्या होता है, साइकोमोटर एक्टिविटी,
साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो पहले तो यूफोरिया आएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आपके अंदर क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। जैसे आप कहीं गाना सुन रहे हो, ठीक है, तो जब आप कहीं पार्टी में हो, गाना सुन रहे हो, अच्छा अच्छा माहौल चल रहा है, आपको चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है, तो क्या करोगे, आपको पहले अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने के बाद क्या होगा, गाने के साथ साथ आपके पैरों के अंदर भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। आप पैर हिलाओगे, हाथ हिलाओगे, आपके शोल्डर्स को मूव करोगे, उस गाने के साथ आप डांस करने की कोशिश करो। तो जो अच्छा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है, वो किस के रूप में बाहर आ रहा है, आपकी साइकोमोटर एक्टिविटी के रूप में बाहर आ रहा है। तो किस सेकंड स्टेज है वो क्या है, यहां से हम इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए मैंने बताया कि जब आपको अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है साइकोमोटर एक्टिविटी। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, आपके साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होती है। थर्ड स्टेज में मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, एक्साल्टेशन में जब डिलीजन पढ़ा था, कौन सा सिम्टम्स ऐड होता है, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ऐड होता है। और एक्सटेसी में जो होता है पर्सन, वो पूरा कैसा हो जाता है, सीवियर हो जाता है, ठीक है, पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। क्लियर है। तो इतनी एक्सट्रीम सिम्टम्स हो जाते हैं उसके अंदर कि उसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये 4 स्टेजेस है मैनिया की, यूफोरिया, एलिशन, एक्साल्टेशन एंड एक्सटेसी। ठीक है, तो ये 4 स्टेज। उसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन की। इंपॉर्टेंट सिम्टम समझ में आ गया आपको। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, साइकोमोटर एक्टिविटी किस स्टेज में इंक्रीज होती है, एलेशन। डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी किस स्टेज में सिम्टम्स आता है, एक्साल्टेशन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं हम डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेसिव सैडनेस, या इसका अपन बोलते हैं लो मूड। एक्सेसिव सैडनेस, लो मूड। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा हमको, सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिल सकती है। जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो क्या आप लोगों से बातें करता है, नहीं करता है। कैसा रहता है वो, चुप चुप रहता है। तो म्यूटिज्म बढ़ जाएगा, चुप रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अकेला रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, सिटिंग अलोन। कोई काम करने के लिए कहो, जैसा आपका मूड कभी खराब हो, आप दुखी हो और आपसे कहा जाए कि कोई काम करो जिसमें एनर्जी चाहिए, तो क्या आप उस काम को करना पसंद करोगे, नहीं करोगे। तो ऐसे ही इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति की जो साइकोमोटर एक्टिविटी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, म्यूट रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अकेला रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा डिलीजन और फीलिंग ऑफ गिल्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। होपलेसनेस मतलब आशा रहित, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता। हेल्पलेसनेस, असहाय, मतलब मेरी कोई दुनिया में मदद करने वाला नहीं है। और वर्थलेसनेस मतलब अयोग्य, मैं दुनिया में किसी काम का नहीं हूं। इस तरीके की फीलिंग जनरेट हो जाती है। और इसी तरीके की फीलिंग फिर बाद में क्या, किसको क्रिएट करती है, सुसाइडल टेंडेंसी को क्रिएट करती है। क्लियर है। तो डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि डिप्रेशन में मेनली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होता है, वो होता है आपका सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सीरोटोनिन ऑप्शन में ना हो, मेनली प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है डिप्रेशन होने के लिए, सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में सीरोटोनिन ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन। क्या जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन। क्योंकि आपको पता है मोनोमीन्स कौन कौन से होते हैं, सीरोटोनिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है एंड डोपामिन होता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में सीरोटोनिन
प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है, नॉरेपिनेफ्रिन का लेवल भी डाउन होगा, डोपामिन का लेवल भी डाउन होगा, लेकिन प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल कौन है? सीरोटोनिन। और अगर सीरोटोनिन ऑप्शन में ना हो तो फिर हमको ऑप्शन में क्या टिक करना है? नॉरेपिनेफ्रिन को टिक करना है। क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके। तो डिप्रेशन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर के, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिप्रेशन होने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेनली रिस्पॉन्सिबल है। वो है आपका आंसर सीरोटोनिन। क्लियर है? तो अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन था द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज, आपका आंसर क्या जाएगा? डेलीरियम जाएगा। डिलीजन हमने देख लिया, डिप्रेशन हमने देख लिया, एंड मैनिया हमने देख लिया। क्लियर है? तो यहां पर आपके 4 पॉइंट क्लियर हो गए। साइकेट्रिक का जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही कवर हो गया। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर होने वाली है। ठीक है? और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेन ब्लूलर्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। यूजेन ब्लूलर्स के बारे में आपको पता है? और नहीं पता तो हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूजेन ब्लूलर जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिए थे जिनको कि अपन फंडामेंटल सिम्टम्स बोलते हैं। किसके रिलेटेड थे वो? स्किज़ोफ्रेनिया के से रिलेटेड दिए थे। तो स्किज़ोफ्रेनिया नाम सुनते अब आपको याद आ गया होगा यूजेन ब्लूलर कौन था। उन सिम्टम्स में से ये 4 जो सिम्टम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शंस, ये सिम्टम्स वही हैं जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं? यूजेन ब्लूलर के द्वारा दिए गए हैं। तो 3 उनमें से वही है, केवल एक नहीं है। तो एक कौन सा नहीं है वो हमको पता लगाना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूजेन ब्लूलर के बारे में। यूजेन ब्लूलर का नाम आपने सुना होगा। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म्स दी। coined the term schizophrenia। coined the term schizophrenia। स्किज़ोफ्रेनिया टर्म पहली बार किसने दी थी? यूजेन ब्लूलर ने दी थी। और कब दी थी? 1908 में दी थी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किज़ोफ्रेनिया टर्म कब दी गई थी? 1908 में दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? यूजेन ब्लूलर के द्वारा दी गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट हो चुके हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है, यूजेन ब्लूलर जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया पहली बार इनके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो ऐसा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया ऑलरेडी डिस्कवर्ड डिजीज थी, बस इन्होंने तो उसको नाम दिया। तो इसको नाम दिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया बोलने से पहले उस डिजीज को क्या कहा जाता था? उस डिजीज का कुछ नाम तो होगा जिससे उसको बुलाया जाता था। तो उस डिजीज को कहा जाता था क्या? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। उस डिजीज को क्या कहा जाता था? डिमेंशिया प्रीकॉक्स कहा जाता था। और डिमेंशिया प्रीकॉक्स का नाम चेंज करके यूजेन ब्लूलर ने उसको क्या कहा? स्किज़ोफ्रेनिया। अब आप कहोगे कि सर डिमेंशिया और डिमेंशिया प्रीकॉक्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो अगर हमको ये समझ में आ गया तो स्किज़ोफ्रेनिया का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा हमको। तो बात करते हैं हम डिमेंशिया की। जब इस डिजीज को स्टडी किया गया तो इसके जो सिम्टम्स थे वो डिमेंशिया के सिम्टम्स के सिमिलर थे, उस जैसे लगते थे। डिमेंशिया का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है? फंक्शनल कैपेसिटी का डिक्रीज होना। फंक्शनल कैपेसिटी का डिक्रीज होना मतलब व्यक्ति उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। अब काम किस तरीके से होते हैं? डेली रूटीन के काम होते हैं, ब्रश करना, कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाना, इस तरीके के जो काम होते हैं वो काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नर्व में डैमेज हो गया और नर्व अब उतने इफेक्टिवली सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे, और उसकी वजह से व्यक्ति की फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीज होती है किस कंडीशन में? डिमेंशिया की कंडीशन में। अगर हम बात करें डिमेंशिया प्रीकॉक्स, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक दूसरा नाम है, इसमें भी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा तो फंक्शनल साइकोसिस होता है। क्या होता है? फंक्शनल साइकोसिस होता है। और फंक्शनल साइकोसिस का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का काम करने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फंक्शनल साइकोसिस। ठीक है, तो डिमेंशिया के अंदर फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी फंक्शनल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि फंक्शनल साइकोसिस हो जाता है, और इन्हीं सिमिलरिटी की वजह से इसको नाम दिया था डिमेंशिया। तो डिमेंशिया तो हमको समझ में आ रहा है। प्रीकॉक्स का मतलब क्या है? ऐसी डिजीज जो कि कब होती है? यंग एज में होती है।
डिमेंशिया जनरली किस एज में होने वाली डिजीज है? ओल्ड एज में होने वाली डिजीज है। लेकिन वही सिमिलर फीचर्स हमको कब देखने को मिल रहे हैं? यंग एज में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से इस डिजीज को नाम दिया गया था क्या? डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया गया था। क्लियर है? तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया गया था, लेकिन जब यूजेन ब्लूलर ने इसको और डीप में स्टडी किया तो ये मिला कि इसके जो सिम्टम्स है वो डिमेंशिया से अलग है, उनका जो कारण है वो भी अलग है। यहां पर कारण क्या था? आपके जो नर्व सेल्स के डैमेज होने की वजह से आ रहा है सिम्टम्स, जबकि यहां पर कारण क्या अगर हम देखेंगे तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जो लेवल है उसके अफेक्ट होने की वजह से आता है। अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से इफेक्ट आता है वो होता है डोपामिन, और डोपामिन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। डिप्रेशन हमने पढ़ा था, सॉरी पार्किंसंस हमने पढ़ा था, तो पार्किंसंस में हमने क्या पढ़ा था? डोपामिन की वजह से हो रहा है पार्किंसंस, लेकिन डोपामिन का लेवल वहां क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। यह भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डोपामिन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं वो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो क्या काम करती हैं? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम करती है। किसका काम करती है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम करती है। मतलब डोपामिन को जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का दूसरा नाम क्या है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी इनको अपन बोलते हैं। तो डोपामिन को ब्लॉक करेंगी तो डोपामिन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इसका जो साइड इफेक्ट्स होता है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का जो साइड इफेक्ट्स होता है वो क्या होता है? साइड इफेक्ट्स मतलब कि इनका काम क्या है? डोपामिन के लेवल को कम करना। और अगर डोपामिन का लेवल अगर ज्यादा कम हो गया तो फिर ये बॉडी में किस तरीके के सिम्टम्स जनरेट करेगा? पार्किंसंस जैसे सिम्टम्स जनरेट करेगा। और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? स्यूडो पार्किंसंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो पार्किंसंस, जो कि हमारे ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का एक लक्षण है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स का एक लक्षण क्या है? स्यूडो पार्किंसंस। तो स्यूडो को क्यों कहा? क्योंकि ये एक्चुअल नेचुरल कॉज की वजह से नहीं हो रहा, नर्व डैमेज की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि किसकी वजह से हो रहा है? एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से हो रहा है। एंटी साइकोटिक ड्रग की वजह से हो रहा है। तो अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग बंद कर दी जाए, उनको मॉडिफाई कर दिया जाए, तो हम इस स्यूडो पार्किंसंस को रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी यूजेन ब्लूलर एंड स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? एक तो आप बनता है आपका डोपामिन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका डोपामिन का। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा अफेक्ट करता है स्किज़ोफ्रेनिया में? वो है डोपामिन। दूसरा बनता है यूजेन ब्लूलर ने कौन सी टर्म दी थी स्किज़ोफ्रेनिया, या स्किज़ोफ्रेनिया टर्म किसके द्वारा दी गई थी? यूजेन ब्लूलर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1908 में दी गई थी। क्लियर है? इस डिजीज को, हालांकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमको पता होना चाहिए। डिमेंशिया प्रीकॉक्स के नाम से इसको जाना जाता था, और डिमेंशिया प्रीकॉक्स टर्म्स को रिप्लेस किया था किसके द्वारा? स्किज़ोफ्रेनिया के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स कौन कौन से दिए थे। यूजेन ब्लूलर का हमने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब हम बात करते हैं, इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को स्टडी किया, तो स्किज़ोफ्रेनिया को स्टडी करते हुए इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया के 4 स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए थे। 4 स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए थे। सारे के सारे सिम्टम्स किस अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं? ए से। सारे के सारे सिम्टम्स किस अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं? ए से। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्लूलर्स 4A। क्या बोलते हैं? ब्लूलर्स 4A इनको कहा जाता है। अब ये कौन कौन से सिम्टम्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो सिम्टम्स है वो कैसे है। ब्लूलर्स 4A ने दिए, ब्लूलर्स ने दिए हैं, तो ये सिम्टम्स कैसे हैं हमको पता होना चाहिए। सिम्टम्स कैसे हैं? फेमस हैं। कैसे हैं? फेमस। फेमस की स्पेलिंग आपने अभी तक कुछ और पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर साइकेट्रिक में, हमारी ट्रिक में, हम इसकी स्पेलिंग ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या? FMUS। अब इसका मतलब क्या है? FMUS। आपको याद करने के लिए क्या दिए थे ब्लूलर्स ने? 4A दिए थे, तो 4A हमने यहां पर लिख लिए। अब हमारा क्या बनता है? अफेक्टिव डिस्टरबेंस
अब ये ट्रिक हमको हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन ये सही करा सकती है और ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। जो क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमारे लिए इस ट्रिक को याद करना बड़ा जरूरी है। क्लियर है? एम्बिवैलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एसोसिएटिव लूजनेस। ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एसोसिएटिव लूजनेस। अब हम क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले इन चारों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस मतलब आपकी किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है? इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। एम्बिवैलेंस की अगर हम बात करें तो ये भी इमोशन के प्रॉब्लम से रिलेटेड एक टर्म है। ये उस जमाने की बात है जब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं हुई थी, इसलिए यूजन ब्लूलर ने इन दोनों को एक अलग अलग सिम्टम्स के रूप में रखा। लेकिन अगर हम बात करें आज के, तो हमको पता है कि एम्बिवैलेंस और अफेक्टिव डिस्टर्बेंस दोनों, सॉरी, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम है और एम्बिवैलेंस जो है वो इसी का एक पार्ट है। अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में कई तरीके के टर्म्स हैं, तो उसी का एक पार्ट है एम्बिवैलेंस। ठीक है, लेकिन ये 4 सिम्टम्स हमको दिए, इंपॉर्टेंट है, इनको समझना हमारे लिए जरूरी है। बात करते हैं एम्बिवैलेंस की। एम्बिवैलेंस, एम्बी का मतलब होता है क्या? डबल, और वैलेंस का मतलब होता है इमोशन। तो इट इज प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी emotion towards a person or phenomenon। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी भी घटना के लिए, किसी भी जगह के लिए या किसी व्यक्ति के लिए मन में दो इमोशन होना। मोस्टली हम लोग पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि इमोशंस जो होता है वो पर्सन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो किसी किसी व्यक्ति के लिए दो अपोजिट इमोशंस का होना वो कहलाता है एम्बिवैलेंस। जैसे एक लड़का है, उसके पिताजी अगर वो शरारत करता है तो उसके पिताजी उसको डांटते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पिताजी से क्या करता है? नफरत करता है। या इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, एक लड़का है, उसके पिताजी उसकी माँ को फिजिकली टॉर्चर करते हैं, हिट करते हैं, पीटते हैं, इस वजह से बच्चा अपने पिताजी से क्या करता है? नफरत करता है। और वहीं उसके पिताजी उसके लिए खिलौने भी लेकर के आते हैं, उसको घुमाने भी ले जाते हैं, उसकी वजह से क्या करता है? वो लव भी करता है। अब ये दोनों इमोशंस हैं और दोनों इमोशंस क्या है? स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने की वजह से अब ये इमोशंस क्या होगा? आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चे के समझ में नहीं आएगा कि मुझे अपने पिताजी के लिए ये वाला इमोशन शो करना है या ये वाला इमोशन शो करना है, क्योंकि दोनों इक्वली स्ट्रांग है। क्लियर है? अगर ये वाला इमोशन स्ट्रांग होता तो बच्चा इस फीलिंग को क्या कर देता? डिनाई कर देता। अगर ये वाला इमोशन स्ट्रांग होता तो बच्चा इस फीलिंग को क्या कर देता? डिनाई कर देता और ये शो करता। लेकिन अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और दोनों में समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके का इमोशन शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? एम्बिवैलेंस। क्लियर है? अब यहां पर एक टर्म आती है जो कि हमें कंफ्यूज कर सकती है, वो है हमारी कॉन्फ्लिक्ट। हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंफ्यूज कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब हमें दो इच्छाओं में, दो चॉइसेस में अगर सेलेक्ट करना हो, विशेष, चॉइसेस, डिजायर और सॉल्यूशन, जब हमारे पास दो रास्ते हो, दो इच्छाएं हो, दो संकल्प हो, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो और दोनों को सेलेक्ट करने में हमारा नुकसान भी हो रहा है और फायदा भी हो रहा है। अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, विन विन सिचुएशन होती है, विन लॉस सिचुएशन होती है या नहीं? तो अलग अलग कंडीशन है, उसमें उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब हमारे सामने दो चॉइसेज हो और उनमें से हमको एक को सेलेक्ट करना हो, उस वक्त जो होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। एम्बिवैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिवैलेंस पढ़ने में, समझने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है। वो किस चीज का है? कि जब हमारे पास चॉइसेस हो, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, वहां पे होता है कॉन्फ्लिक्ट। और जब हमारे पास दो इमोशंस हो, उनमें से किसको रिप्रेजेंट करना है, इसके बारे में अगर हम कंफ्यूज्ड रहे तो वो कहलाता है क्या? एम्बिवैलेंस। तो पर्सन जो होता है अपना इमोशंस किसी व्यक्ति के लिए खुल करके नहीं दिखा पाता। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? कोल्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोल्ड कहलाते हैं। मतलब उनको
कोई भी इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग की। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होती है? पर्सन इज प्री ऑक्यूपाइड विद आइडियाज और थिंकिंग। पर्सन अपने ही ख्यालों में खोए रहता है। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? अपने ही ख्यालों में खोए रहना, अपने ही ख्यालों में खोए रहना वो कहलाते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। मतलब व्यक्ति अपने विचारों में इतना बिजी हो जाता है कि उसके आसपास क्या चल रहा होता है सराउंडिंग में उसके बारे में उसको पता नहीं होता। और ये ऑटिस्टिक थिंकिंग प्रीऑक्यूपाइड आइडियाज जो है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसका अटेंशन जो होता है वो उसके सराउंडिंग से ले जाते हैं। तो व्यक्ति मन ही मन में कुछ सोचता रहेगा। आप अगर 4 दोस्त बैठे हैं और 3 दोस्त सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक दोस्त ऐसा रहेगा जो आपकी बातों से उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। वो कहलाती है ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब ऑटिस्टिक थिंकिंग जो होती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी घटना को लेकर के हो सकती है, उसके मन में कुछ चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो उसको लेकर के हो सकती है, ठीक है, या वो कोई फैंटेसी कर रहा हो उसको लेकर के भी हो सकती है। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है प्री ऑक्यूपाइड विद आइडियाज, अपने ही ख्यालों में घिरे रहना, अपने ही ख्यालों में रहना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके सराउंडिंग में जो भी चल रहा होगा वो उसके सराउंडिंग में जो भी चल रहा होगा वो उसको पता नहीं चलेगा। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग जब क्लास अटेंड करते थे, टीचर्स आपके सामने पढ़ा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान अचानक से अपने घर की तरफ चला जाता था, ठीक है, कि घर पे कोई फंक्शन चल रहा होगा या घर पे कुछ काम हो रहा होगा या घर पे कोई पार्टी थी, उसको हमने कैसे एंजॉय किया। अगर ये चीज आपके मन में चलती है मतलब आप अपने विचारों के साथ क्या हो गए? प्री ऑक्यूपाइड हो गए। अब ऐसी स्थिति में टीचर जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लेक ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी? अवेयरनेस की कमी हो जाएगी। क्लियर है? ये हो गया ऑटिस्टिक थिंकिंग। उसके बाद आपका आता है एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस आता है। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब क्या होता है? इट इज लॉस ऑफ सीक्वेंशियल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। लॉस ऑफ सिक्वेंशियल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज मतलब हम किसी टॉपिक पर बातें कर रहे हैं और अचानक से बातें करते करते टॉपिक बदल देना, चेंज कर देना, किसी ऐसे इररेलीवेंट टॉपिक पर पहुंच जाना। इररेलीवेंट का मतलब उस टॉपिक का पुराने जो डिस्कशन चल रहा था उस टॉपिक से कोई संबंध ना हो, वो कहलाता है क्या? एसोसिएटिव लूजनेस। मतलब आपका जो एसोसिएशन है, टॉपिक का जो एसोसिएशन है, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक का, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस का जो एसोसिएशन है वो एसोसिएशन क्या हो जाता है? लूज हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, खो जाता है। वो कंडीशन कहलाती है क्या? एसोसिएटिव लूजनेस। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी आपका टॉपिक डिस्कशन चल रहा है कि कल एग्जाम है तो हमें क्या स्टडी करनी चाहिए, ये आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अचानक से एक दोस्त बोलता है कि यार भूख लग रही है और मेरा समोसा खाने का मन हो रहा है, ठीक है। तो चलो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि चलो खाने की बातें हो रही हैं, भूख लग रही है, बेचारे को खाना बनाया जाए। तो उस टॉपिक पर आते हैं दूसरे लोग भी जो उसके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो फिर से टॉपिक चेंज कर देता है कि यार मूवी देखने का मन हो रहा है, मूवी देखने चलें, मूवी देखने का मन हो रहा है। मतलब टॉपिक चल रहा था एग्जाम का, टॉपिक चेंज कर दिया, भूख लग रही है, फिर कहा कि यार मूवी देखने चलते हैं। मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली, जो डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन पर रुक नहीं पाता है और उसके विचार इतने स्ट्रांग होते हैं, थॉट इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो सडनली अपने टॉपिक को चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो कहलाता है एसोसिएटिव लूजनेस। बार बार टॉपिक बदलना, बार बार स्पीच को चेंज करना, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का और इस टॉपिक के बीच में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि स्टडी एक डिफरेंट टॉपिक है, हंगर एक डिफरेंट टॉपिक है, मूवी वॉचिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है।
अब यहां पर एक टर्म आती है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि सर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या अंतर है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या अंतर है। तो इतना अंतर है कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे टॉपिक चेंज किया तो इनमें कोई कनेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन फ्लाइट ऑफ आइडियाज में एक पर्टिकुलर आइडिया का इसमें कनेक्शन होता है। जैसे अगर मैं कहूं आप स्टडी कर रहे हो टॉपिक की और आपका सब्जेक्ट है किसका, होम साइंस का, आपका टॉपिक है होम साइंस का, स्टडी सब्जेक्ट होम साइंस का, आप होम साइंस में पढ़ रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके की रेसिपी बता रहे हैं, और रेसिपी बता रहे हैं किसकी, अचानक से समोसे की रेसिपी आई, ठीक है, तो आप अपने समोसे का किस्सा सुनाने लगे कि समोसा तो हमने उस दुकान पर खाया था, हम वहां घूमने गए थे, इस तरीके से खाया था, हम सभी लोग फ्रेंड्स साथ में थे, ठीक है, सब अपने अपने किस्से। तो जो टॉपिक चेंज हुआ, होम साइंस सब्जेक्ट का चल रहा था, यहां पर जैसे ही समोसा आया वैसे ही क्या हो गया, आपका टॉपिक चेंज हो गया। तो यहां पर सिक्वेंशियल कनेक्शन क्या है, किस चीज का है, समोसा। मतलब होता क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब व्यक्ति एक आइडिया को पकड़ के फ्लाई करेगा दूसरे टॉपिक पर। ये हमने जनरली समझने के लिए इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लिया। मतलब व्यक्ति जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में से किसी एक आइडिया को पकड़ेगा और आइडिया को पकड़ के किसी दूसरे टॉपिक पर जंप कर जाएगा, वो कहलाएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है। जैसे अगर व्यक्ति कहे कि मुझे आम बहुत पसंद है, अभी गर्मियों का सीजन है, आम चल रहा है, आम बहुत पसंद है, ठीक है, और आम के बारे में मैंने इस तरीके का आम खाया, मैंने कलमी आम खाया, मैंने दशहरी आम खाया, अलग अलग किस्म की, मैंने, हम वहां गए थे, हिमाचल घूमने गए थे, वहां एक अलग क्वालिटी का आम था, इस तरीके से टॉपिक चल रहा था कि आम जो होता है वो इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में आते हैं। फिर अचानक से गर्मियों का टॉपिक आती है कि यार इस बार गर्मियां कितनी तेज पड़ रही हैं, हीट वेव आ रही है, और इस बार तो कूलर भी काम नहीं कर रहा, और इस बार हमको एसी लगवानी चाहिए, एसी और फ्रीज की बातें हो रही है कि यार एसी लगवाते तो बिल कितना ज्यादा आता है, बिजली में वैसी कटौती, मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है लेकिन कोई उनके बीच में एक सिक्वेंशियल कनेक्शन है, वहां पर हमको नजर आ रहा है कि एक आइडिया को पकड़ के दूसरे टॉपिक पर वो चेंज करता है। क्लियर है। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन आपको समझ में आ गया। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएटिव लूजनेस में टॉपिक चेंज करेगा लेकिन कोई सिक्वेंशियल कनेक्शन नहीं होगा उनके बीच में, जबकि फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चार टर्म दी थी किसने, यूजन ब्लूलट ने दी थी चार टर्म, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवैलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एसोसिएटिव लूजनेस। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमने पूरा स्किज़ोफ्रेनिया कवर कर दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले थे। पहले क्वेश्चन में हमने मैनिया, डिप्रेशन, डिल्यूजन को कवर किया था, यहां पर हमने स्किज़ोफ्रेनिया को कवर किया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो कि यूजन ब्लूलट ने नहीं दिया। तो एम्बिवैलेंस दिया था क्या, आप ध्यान कीजिए, फेमस फॉर ए अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एम्बिवैलेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड एसोसिएटिव लूजनेस। एम्बिवैलेंस है, ऑटिज्म है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस है, क्या नहीं है, एप्रेक्सिया नहीं है, क्या नहीं है, एप्रेक्सिया नहीं है, ठीक है। एप्रेक्सिया क्या होता है, इट इज लॉस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का लॉस होना, एक्टिविटी का लॉस होना, वो कहलाता है एप्रेक्सिया। प्रेक्सिया जो वर्ड होता है वो मूवमेंट के लिए यूज होता है, और ए जो वर्ड है उसका अपोजिट इंडिकेट कर रहा है, लॉस। तो लॉस ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द अप्रेक्सिया, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक। ए साइकोथेरेपी टेक्निक इफेक्टिव इन ऑब्सेसिव रूमिनेशन इज। अब हमको समझना है ओसीडी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वर्सेशन। ऑब्सेसिव रूमिनेशन की उन्होंने बात की थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की हम लोग बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है, देखिए ऑब्सेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके थॉट से रिलेटेड है, और कंपल्सन जो होता है वो किससे रिलेटेड है, आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो वो बन जाता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जो थॉट होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं
कि इन थॉट को आप क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आने से रोक नहीं सकते। इनको थॉट्स को आप आने से रोक नहीं सकते और ये आपके माइंड में जबरदस्ती आते हैं। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, ये बार बार आपके माइंड में आते हैं। अगर ये इस तरीके के फोर्सफुल थॉट है जिनको कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्सेशन कहलाता है। ठीक है। और अगर इस तरीके के थॉट आने के बाद उन थॉट्स की वजह से क्या होगी, आपके अंदर एंजाइटी होगी। क्या होगी, एंजाइटी होगी। तो उस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, एक्शन लोगे। क्या करोगे, एक्शन लोगे। और वो एक्शन क्या कहलाता है, कंपल्शन कहलाता है। वो एक्शन क्या कहलाता है, कंपल्शन कहलाता है। ठीक है। तो ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले ऑब्सेशन होगा, थॉट बनेगा, उसकी वजह से एंजाइटी होगी, और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्या कहलाएगा, कंपल्शन कहलाएगा। मतलब कंपल्शन के लिए ऑब्सेशन का होना जरूरी है, लेकिन हर बार ऑब्सेशन के बाद कंपल्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो क्यों जरूरी नहीं है, क्या इसके एग्जाम्पल से वो हम देखेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाने के लिए आपने घर का दरवाजा बंद किया और आप बाहर आकर के अपनी किस पर बैठे, मोटरसाइकिल पर बैठे। किस पर बैठे, मोटरसाइकिल पर बैठे। कई कहेंगे कि सर हम तो कार पर बैठेंगे, तो अगर कार है तो कार पर बैठिए, और नहीं तो मोटरसाइकिल ठीक है, जिसके पास जो होगा वहीं पे बैठेगा। जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठे, वैसे क्या होगा, मन में डाउट आएगा। मन में डाउट आएगा, क्या मैंने डोर को लॉक किया या नहीं किया। क्या मैंने डोर को लॉक किया या नहीं किया, मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा, हो सकता है पीछे से कोई चोर आ जाए और मेरे घर का सामान लेके चला जाए, या कोई भी कुछ भी उसमें दुर्घटना हो जाए। ठीक है। तो घर का दरवाजा मैंने बंद किया या नहीं किया, ये जनरली डाउट ऐसा है जो हम सभी के मन में भी आ जाता है। और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम क्या करेंगे, जाएंगे और उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्या होगा, हम लोग सेटिस्फाई होंगे, सेटिस्फाई होंगे, और सेटिस्फाई होकर के वापस से कहाँ जाएंगे, अपने मोटरसाइकिल पर आकर के बैठ जाएंगे और बाजार चले जाएंगे। ये हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है। अब होगा क्या, अगर ये डाउट, ये सेटिस्फाई हो गए, जैसे ही आप मोटरसाइकिल पर वापस बैठे, वापस से क्या हो गया, डाउट आ गया आपके। जैसे ही आप मोटरसाइकिल पर बैठे, फिर से क्या हो गया, आपके अंदर डाउट आ गया। और ये डाउट है आपके अंदर क्या करेगा, एंजाइटी करेगा। क्या करेगा, एंजाइटी करेगा। और इस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक्शन लोगे। क्या करोगे, जाओगे एंड चेक, गो एंड चेक, गो एंड चेक। तो ये जो आप कर रहे हो वो क्या आपकी एक्टिविटी, एंजाइटी हुई, किसकी वजह से, डाउट की वजह से। तो जो डाउट है वो क्या आपका, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है आपका, डाउट। और आप गए और चेक किया, वो क्या है आपका, कंपल्शन। ठीक है। तो ये समझ में आ गया इस एग्जांपल के द्वारा कि ऑब्सेशन जो होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो आपको मजबूर करेगा जाने के लिए कि आप उसके लिए एक्शन लो, ताकि आपका जो डाउट है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी कहलाती है, चेकर। ये कैटेगरी कहलाती है, चेकर कहलाती है। और इसमें एक दूसरी कैटेगरी होती है, वो होती है वॉशर होती है, जिनको लगता है कि जिस जगह हम रह रहे हैं, जो कपड़े हमने पहने हैं वो कंटामिनेटेड, और बार बार उन चीजों को वो धोते रहते हैं। ठीक है। कपड़े हैं तो कपड़े धोएंगे बार बार, फर्श है, जमीन है, उसको बार बार साफ करेंगे, हाथ हैं उनको बार बार सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो जो भी पर्टिकुलर चीज है वो कंटामिनेटेड है। तो ऐसी स्थिति में वो बार बार धोते रहते हैं, वो कहलाती है कंडीशन वॉशर। और दूसरी होती है चेकर। तो चेकर का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, ये जो एग्जाम्पल है वो किस कैटेगरी का, चेकर का, क्योंकि वो बार बार चेक कर रहे हैं। पैसों को बार बार गिनना, कोई पैसे देके गया आपको, अब आपने काउंट करना है कि उसमें 100 नोट है या नहीं, 100 नोट है, आपने काउंट कर लिया, रख दिया, रखने के बाद फिर से डाउट आया कि यार मेरे से गलती होगी होगी, हो सकता है पूरे नोट ना हो। फिर से निकाला, चेक किया, फिर वापस रख दिया, फिर निकाला, चेक किया, फिर वापस काउंट किया, फिर वापस रख दिया। तो ये कौन सी कैटेगरी है, चेकर। ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपके चेकर कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो इस तरीके के डाउट्स वो थॉट पर है। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया हमको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑब्सेशन किसका डिसऑर्डर है, वो है थॉट का डिसऑर्डर। कंपल्शन किसका डिसऑर्डर है, वो है मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में जो है वो कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि ऑब्सेशन जो है वो किसका डिसऑर्डर, थॉट का।
पूरा ओसीडी थॉट का डिसऑर्डर नहीं है, केवल कौन सा है, ऑब्सेशन। कंपल्सन किसका है, एक्शन का, एक्टिविटी का, मोटर एक्टिविटी का। क्लियर है? तो अगर थॉट की बात हो रही है तो ऑब्सेशन, एक्टिविटी की बात हो रही है तो कंपल्सन। ये हो गया आपका ओसीडी। अब कई केसेस में क्या होता है, यहां पर हमने एग्जांपल लिया था, वो क्या था कि ऑब्सेशन के बाद क्या हो रहा है, कंपल्सन हो रहा है। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपल्सन पॉसिबल नहीं होता, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपल्सन पॉसिबल नहीं होता, और वो क्या, उसको अपन कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ऑब्सेसिव रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव रूमिनेशन बोलते हैं। कई ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर हम कंपल्सन नहीं कर पाते। तो जैसे मान के चलो, अभी तो आप बार बार चेक कर रहे थे, आप गए और आपने चेक किया। अब सपोज कीजिए आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहां से आपका निकलना मुश्किल है और ये डाउट आ जाए, तो क्या आप निकल सकते हो वहां से, नहीं निकल सकते। तो क्या चलता रहेगा, केवल थॉट चलते रहेंगे और वो आपके अंदर एंजाइटी को इंक्रीज करते रहेंगे। तो वो कंडीशन कहलाती है ऑब्सेसिव रूमिनेशन। या फिर दो फ्रेंड हैं, आपका आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब आप अपने फ्रेंडशिप को ध्यान में रखते हो, उसको कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन आपको उसकी बात का बुरा लगा। अब आप जब भी अकेले हो, घर में हो, तो आपको वो चीज घूमती रहेगी कि यार उस फ्रेंड ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे से क्या गलती हो गई, या उसने ऐसा क्यों किया और मैं उसको कुछ कह क्यों नहीं पाया। तो वो चीज बार बार आपके मन में आएगी, आपका जो अदर टास्क है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, आपका जो अदर टास्क है, डेली रूटीन है, उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान केवल किसी में चलता रहेगा, उस थिंकिंग में चलता रहेगा, ठीक है, जो कि आपके साथ घटना हुई थी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्सेसिव रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। रूमिनेशन का अगर देसी हिंदी में इसका मतलब समझे, तो रूमिनेशन का मतलब होता है क्या, जुगाली करना। क्या होता है, जुगाली करना। तो आपने जानवरों को देखा होगा कि एक बार वो जब चारा खाते हैं तो पहले अपने पेट में भर लेते हैं, फिर एक जगह पर बैठ करके उसको बाहर निकालते हैं, वापस उसको चबाते हैं और फिर वापस से उसको पेट के अंदर लेते हैं। उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जुगाली करना। तो यहाँ पर जुगाली किसकी हो रही है, थॉट्स की। तो थॉट को अपन ने नाम दिया ऑब्सेशन, और क्या कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं, तो उसको अपन ने बोल दिया रूमिनेशन। तो इसको अपन बोलते हैं ऑब्सेसिव रूमिनेशन। यहाँ पर केवल और केवल क्या होते हैं, थॉट माइंड में चलते रहते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, आपका ध्यान दूसरी चीजों से हटा देते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो कहलाते हैं ऑब्सेसिव रूमिनेशन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ओसीडी का मतलब समझ में आ गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव रूमिनेशन, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ऑब्सेसिव रूमिनेशन भी ओसीडी का एक पार्ट है। क्लियर है? तो तीसरे क्वेश्चन में आपका ओसीडी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन समझेंगे क्या है। अब पूछ रहे हैं कि थेरेपी कौन सी देंगे इसमें। तो यहां पर मैंने बताया था, ऑब्सेशन होगा, थॉट होगा, और उसके साथ क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब एक्सपोज करेंगे आप थॉट के लिए, अगर नहीं है तो उसके मन में इस तरह का डाउट डालेंगे। जैसे, या फिर जो कंटामिनेशन वाली कैटेगरी मैंने बताई थी, कि जो दो कैटेगरी बताई थी, एक तो होती है चेकर, एक होती है वॉशर। तो वॉशर में क्या लगता है कि उनको लगता है कि कोई भी जगह मेरा हाथ कंटामिनेटेड है तो बार बार उसको धोते हैं। तो आपने क्या किया, जबरदस्ती उनके हाथ पर ले जाकर के कोई गंदा ऑब्जेक्ट उनके हाथ में रख दिया या गंदा कपड़ा दे दिया। तो आपने क्या कर दिया, उस चीज के लिए एक्सपोज कर दिया। अब वो क्या करेंगे, उस हाथ को सैनिटाइज करेंगे, धोएंगे। तो आपने उनको रोका कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मतलब आपने एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन आपने क्या रोक दिया, रिस्पॉन्स प्रिवेंट कर दिया। मतलब आपने उनको टेंशन तो दे दी, लेकिन आपने कंपल्शन को प्रिवेंट कर दिया। किसको प्रिवेंट कर दिया, कंपल्शन को। ठीक है, तो क्या ये टेक्निक इफेक्टिव रहेगी, ये टेक्निक ओसीडी के केस में इफेक्टिव है, जहां पर कंपल्सन हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके, ऑब्सेसिव रूमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि किस पर बेस्ड है, थॉट पर बेस्ड है। तो हमारा मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी क्या होगी, यहाँ पर थॉट स्टॉपिंग होगी। ठीक है, फ्लडिंग एंड सेंसिटाइजेशन जो है वो आपके फोबिया में काम आने वाली टेक्निक है। फ्लडिंग एंड सेंसिटाइजेशन जो है वो फोबिया में काम आने वाली टेक्निक है। डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है। फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया समझ लेते हैं। देखिए, क्लास जो है आपकी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एक एक पॉइंट से हमारे लिए डिस्कशन निकल के सामने आ रहा है, और अब आप समझिए कि क्या आपकी साइकेट्रिक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही। चौथा क्वेश्चन हमारा चल रहा है,
चौथा क्वेश्चन हमारा, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हमारा चल रहा है, और उसी में हमारा हमने आधे से ज्यादा साइकेट्री को इसमें कवर कर दिया। तो बात करते हैं फोबिया की। फोबिया क्या होता है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इट इज इरेशनल फियर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। जब हमें बिना किसी कारण के डर लगे वो कहलाता है इरेशनल फियर फोबिया। अगर डरने वाली चीज है तो सभी डरेंगे, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब डरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी चीज जिससे किसी को डर नहीं लग रहा, केवल आपको डर लग रहा है, तो फिर वो आपको समझने वाली बात है कि आपके अंदर क्या है, फोबिया है। जैसे ऊंचाई पे आप खड़े हो, तो कई लोग तो आराम से चल रहे हैं, उस पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ऊंचाई पर हाइट से नीचे देख रहे हैं, लेकिन आपको देखने में क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसके अंदर है, आपके अंदर है। और ये डर ऐसा है जो कि बिना किसी कारण के है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, फोबिया कहेंगे। फोबिया 3 प्रकार का होता है, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया एंड स्पेसिफिक फोबिया। अगोराफोबिया, सोशल फोबिया एंड स्पेसिफिक फोबिया। अगोराफोबिया जो होता है वो ओपन स्पेसेस का डर होता है, खुले जगह का डर, ओपन स्पेसेस का डर होता है, खुली जगहों का डर होता है, या फिर ऐसी जगहों का डर होता है जो कि आपके कैसी है, अनफैमिलियर है, या आपके जो फैमिलियर प्लेसेस हैं उससे बहुत दूर है। जैसे आपको किसी दूसरे शहर में जाने के लिए बोल दिया जाए, तो दूसरे में शहर में जाने के नाम से आपके अंदर क्या होती है, घबराहट होने लगती है। तो वो भी किसका पार्ट है, आपके अगोराफोबिया का पार्ट है। खुला जगह, आपको लगता है कि अगर मेरे को कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को हेल्प नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये फीलिंग होती है किसके अंदर, एगोराफोबिया के अंदर। सोशल फोबिया क्या होता है, सोशल सिचुएशन में डर लगना। जैसे 100-150 लोगों की गैदरिंग है, ठीक है, अगर वहां पे उनके सामने आपको कोई परफॉर्म करना हो तो वहां पर आपको क्या होगी, सोशल एंजाइटी होगी। क्या होगी, सोशल एंजाइटी होगी। तो सोशल एंजाइटी किसमें प्रेजेंट होगी, आपके सोशल फोबिया में। जैसे 100-150 लोगों की गैदरिंग है और सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, लेकिन आपको अगर उनके बीच में से उठ करके जाना पड़े तो कई लोग इस वजह से जा ही नहीं पाते। जैसे किसी को वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, तो कई कैंडिडेट जो होते हैं वो बैठे रहते हैं कि यहाँ से सब लोग चले जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उनके बीच में से निकलेंगे तो सब लोग मेरी तरफ देखेंगे और मुझे क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। लोगों के सामने कोई काम करना पड़े आपको तो वहां पे घबराहट होने लगती है। लोगों के सामने अगर तेज आवाज में किसी को बुलाना हो तो आपको घबराहट होने लगती है, आपको लगता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं और मेरे इस काम के लिए मुझे क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, मेरे को भला बुरा कहेंगे, आलोचना करेंगे। इस तरह की फीलिंग होती है किसके अंदर, सोशल फोबिया के अंदर। सोशल एंजाइटी प्रेजेंट होती है किसमें, सोशल फोबिया में। क्लियर है। और स्पेसिफिक फोबिया जो होता है वो स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए होता है। तो जैसे अगर आपको ब्लड से डर लग रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, इमेटोफोबिया कहेंगे। ब्लड से डर लग रहा है तो इमेटोफोबिया कहेंगे। तूफान से डर, मतलब हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, पत्ते हिलते हैं, ठीक है, और इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है, डरावनी आवाज प्रोड्यूस करती है, तूफान होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रोंतोफोबिया। ब्रोंतोफोबिया बोलते हैं। शादी से डर लगना, गेमोफोबिया, ठीक है। कॉकरोच से डर लगना, इंसेक्टोफोबिया। इसके अलावा रेप्टाइलोफोबिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, जो रेप्टाइल एनिमल्स होते हैं उनसे डर लगना, रेप्टाइलोफोबिया। इसी में एक टर्म आती है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया क्या होता है, छिपकली से डर लगना। छिपकली भी एक रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल एक ब्रॉड टर्म है, उसमें स्पेसिफिक टर्म हो गया आपके लिए हर्पेटोफोबिया, मतलब छिपकली से डर लगना। तो अलग अलग प्रकार के फोबिया हैं। इसमें एक होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, क्लोज प्लेसेस का डर, बंद कमरों का डर, क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगहों का डर। ऐसी चीजें जो बहुत छोटी है, सफोकेटिंग है, टाइट कपड़े पहनने का डर, किस में आएगा, आपके क्लॉस्ट्रोफोबिया में आएगा। इसके अलावा हाइट का डर, वो किस में आएगा, एक्रोफोबिया में आएगा। किस में आएगा, एक्रोफोबिया। तो ये सारे कैसे स्पेसिफिक फोबिया है,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट हो रहे हैं फोबिया, वो है स्पेसिफिक फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होगी, सोशल एंजाइटी होगी। एगोराफोबिया में क्या होगा, ओपन स्पेसेस का डर होगा। क्लियर है, तो ये आपका फोबिया क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फोबिया जो होता है वो इरेशनल फियर होता है। अब उस फियर को दूर करने का तरीका हमारे पास दो है, फ्लडिंग है और डिसेंसिटाइजेशन है। फ्लडिंग में क्या करेंगे हम, इमीडिएटली हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के सामने रख देंगे, उसको पता नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे और सीधा ले जाकर के पेशेंट को उसके सामने रख देंगे, उस स्टिमुलाई के सामने रख देंगे। वो हो गया फ्लडिंग। तो क्या होगा, पेशेंट उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करेगा और उस धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। डिसेंसिटाइजेशन में क्या होगा, जैसा हमने फ्लोडिंग में किया था, एक साथ पेशेंट को ले जाकर के उस सिचुएशन में डाल दिया, यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट को उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए डिसेंसिटाइज करेंगे। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फ्लोडिंग एंड डिसेंसिटाइजेशन दोनों किसके लिए टेक्निक है, फोबिया के लिए टेक्निक है। ये दोनों टेक्निक ओसीडी के लिए है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात हुई है, ऑब्सेसिव रूमिनेशन की बात हुई है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ओसीडी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग इंट्रोड्यूस। पहली साइकोट्रोपिक ड्रग जो कि इंट्रोड्यूस हुई है वो कौन सी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कई बार जल्दबाजी में हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि बात आती है फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग की। तो हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और हमको पता है कि फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग कौन सी है, क्लोरप्रोमाजिन। जबकि फर्स्ट साइकोट्रिक ड्रग नहीं है, वो क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग यूज्ड। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। अब लोग इसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिप्रेशन, और हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं पूरा, और हम क्या टिक करके आए, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्लोरप्रोमाजिन, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर हमको यही पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो यूज की गई थी वो कौन सी थी, क्लोरप्रोमाजिन। तो जल्दीबाजी में हमको साइकोट्रोपिक ड्रग भी क्या दिखाई देगी, एंटीसाइकोटिक ड्रग दिखाई देगी। जब हम जल्दीबाजी में होते हैं तो इस तरीके के जो टर्म्स होती हैं, जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग, मिलती जुलती टर्म होती है, उसको हमारा माइंड ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर लेता है। तो साइकोट्रोपिक ड्रग को हम क्या समझ सकते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग समझ सकते हैं, और हम आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। पूछा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में कौन सी मेडिसिन देते हैं आप, इमिप्रेमिन देते हैं। कौन सी देते हैं, इमिप्रेमिन। इमिप्रेमिन जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। किस कैटेगरी की ड्रग है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। लिथियम मूड स्टेबलाइजर में आती है आपके, ठीक है। डोथिपिन जो है आपकी, वो भी टीसीए कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन यहाँ पे पूछा फर्स्ट साइकोट्रोपिक ड्रग कौन सी है, आपकी इमिप्रेमिन। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो आपकी एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द मेंटल हेल्थ नर्स टू टेक व्हेन ए क्लाइंट थिंक्स हिज फूड इज पॉइजन्ड। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच मतलब सबसे उचित तरीका कौन सा है मेंटल हेल्थ नर्स के लिए। मेंटल हेल्थ नर्स के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है, टू टेक केयर व्हेन ए क्लाइंट थिंक्स, जब क्लाइंट को लगता है कि उसके भोजन में क्या मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। जब मरीज को यह लगता है, पेशेंट को यह लगता है कि उसके खाने में जहर मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक नर्स को क्या करना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अब आपको ये समझना चाहिए पहले तो ये कंडीशन है क्या है। जब पेशेंट को लगता है कि उसके खाने में जहर है, पेशेंट को क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा बिलीफ है कि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, और ऐसा बिलीफ को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे बिलीफ को अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन बोलते हैं। और डेल्यूजन भी कौन सा, परसिक्यूशन, बताया था आपको। डेल्यूजन भी कौन सा, परसिक्यूशन। जब पेशेंट को लगता है कि वो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। और डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जहां पे पेशेंट को लगता है कि उसके खाने में जहर मिला दिया गया है, तो क्या वो खाना खाएगा, नहीं खाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो खाना नहीं खाएगा। और क्योंकि डेल्यूजन जो है एक दिन में ठीक होने वाला प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मेडिसिन लगेंगी, साइकोथेरेपी होगी, कंटिन्यूस 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जितना भी टाइम वो लेगा तब तक वो क्योर होगा, तब तक उसके सिम्टम्स रिड्यूस होंगे। लेकिन क्या तब तक उसको बिना खाने के रखा जाए, उसको खाना खिलाना जरूरी है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। तो ऐसी स्थिति में हम फूड डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं खा रहा तो जाने दो,
उसको खाना खिलाना है। तो ऐसी स्थिति में नर्स अब क्या कर सकती है? एश्योर द क्लाइंट, क्लाइंट को भरोसा दिला सकती है कि ऑल फूड सर्व इन द हॉस्पिटल इज सेफ टू ईट, कि हॉस्पिटल में जो खाना दिया जाता है वो खाने के लिए सुरक्षित है। आपको लगता है कि जिस पेशेंट के अंदर डिलीजन हो, क्या वो नर्स की इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर ट्यूब फीडिंग फॉर द क्लाइंट, डॉक्टर से एक ऑर्डर लिखवा लो कि पेशेंट को ट्यूब फीडिंग दे दो। जब पेशेंट को ये विश्वास है कि मेरे खाने में जहर मिलाया गया है, तो क्या वो ट्यूब फीडिंग के लिए अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो फिर क्या करनी पड़ेगी? आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जो कि अनएथिकल है, इलीगल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पेशेंट की इच्छा को मानने का उसको लीगल राइट देता है। वो पेशेंट को लीगल राइट देता है कि वो जैसा चाहे वैसा ट्रीटमेंट ले सकता है और आप उसके साथ फोर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर भी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। प्रोवाइड द क्लाइंट विद फूड इन अनओपन्ड कंटेनर्स, मतलब पैक्ड फूड लेकर के आओ जो पेशेंट के सामने खोलो। बाजार से खाना मंगाओ जो कि पैक हो और उस खाने को पेशेंट के सामने खोलो, तो पेशेंट को लगेगा कि नहीं, बाजार से पैक होकर के आया है खाना, इसका मतलब इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, और मेरे सामने खाना खोला जा रहा है, मेरे सामने पैकेट्स ओपन किए जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ये मिला नहीं सकते, इसका मतलब इस खाने को मैं खा सकता हूं और ये खाना मेरे लिए क्या होगा? सेफ होगा। ऐसी ऐसी भरोसा दिला सकते हैं हम पेशेंट को। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर सी। टेल द क्लाइंट दैट इरेशनल थिंकिंग इज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। पेशेंट को ये कहो कि आप जो सोच रहे हो उससे आपकी स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, तो क्या पेशेंट आपकी बात को मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर क्या है? डिलीजन है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये समझाना, करना, काउंसलिंग करना, मेडिसिन करना, वो सारी बाद की बातें हैं। पहली प्रायोरिटी नीड्स क्या है? आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। शॉर्ट टर्म गोल क्या रहेगा आपका? ऐसे पेशेंट के लिए आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? साइकेट्री के अंदर हम दो प्रकार के गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्योंकि साइकेट्रिक जो सिम्टम्स होते हैं वो आसानी से ठीक होने वाले कंडीशंस नहीं है कि आपने एक दिन में मेडिसिन दी और अगले दिन वो ठीक हो गया। ये लॉन्ग प्रोसेस है, महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो गोल क्रिएट किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा? डिल्यूजन को रिड्यूस करना। लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा आपका? डिल्यूजन को रिड्यूस करना। शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका? न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि आप कैसे पेशेंट को एनकरेज कर सकते हैं कि वो खाना खाए। तो पेशेंट जिस भी तरीके से मानता है हम उस तरीके को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपके लिए? सी रहेगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द फ्रूड द टर्म यूज्ड फॉर फ्रूड। भाई साहब की बात हो रही है। फ्रूड जहां पर साइकेट्रिक और साइकोलॉजी की बात होती है वहां पर सिगमंड फ्रूड का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। द फोर्स बाय विच द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की बात हो रही है, इज रिप्रेजेंटेड इन द माइंड। ठीक है, फ्रूड ने एनर्जी की बात की थी, साइकिक एनर्जी की बात की थी, जो एनर्जी हमारे अंदर साइकिक फंक्शंस को ऑपरेट करती है, उसमें से एक एनर्जी होती है जो कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को क्रिएट करती है, और उस एनर्जी को क्या नाम दिया था? सिगमंड फ्रूड ने लिबिडो नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। ठीक है, नार्सिसिज्म जो होता है वो एक प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, एक प्रकार की पर्सनैलिटी होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? क्या होता है उसके अंदर? ग्रैंडियोज आइडियाज होते हैं। क्या होते हैं? ग्रैंडियोज आइडियाज। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी एक प्रकार की अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी होती है जो चाहती है कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ रहे। तो ऐसे जो अटेंशन सीकिंग पर्सन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नार्सिसिज्म कहलाते हैं। ग्रैंडियोज आइडियाज होते हैं, मैं जो हूँ, जो भी हूँ वो मैं ही हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं हो, मेरे आगे आपकी क्या औकात, क्या हैसियत। ठीक है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये पावर है, और आप तो इस लायक ही नहीं हो, जो मेरे पास जो है मैं उसके योग्य हूँ और आप इस लायक भी नहीं हो। इस तरीके के विचार होते हैं, थॉट होते हैं, वो होते हैं ग्रैंडियोज आइडियाज। नीड फॉर एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो वो उसके अंदर एक इनबिल्ट नीड होती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तारीफ करें, जितना हो सके मेरी तारीफ करें, और जब आप उसकी तारीफ करोगे तो ऐसे व्यक्ति बड़े खुश हो जाते हैं। तो ग्रैंडियोज आइडियाज होते हैं, एडमिरेशन होते हैं। ठीक है, लेक ऑफ एम्पैथी होती है इनके अंदर, दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी होती है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर होता है, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। तो ये नार्सिसिज्म नहीं जाएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीधा सा आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि क्या नाम दिया है, जो नाम है वही नाम है कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को लिबिडो का है।
अब हम समझ रहे हैं दूसरे ऑप्शंस को। तो नार्सिसिज्म समझ में आ गया। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, इट इज द हमारे जो अनकॉन्शियस थॉट्स है, हमारे जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, उन थॉट्स को मिला करके हमारा माइंड क्या क्रिएट करता है? ड्रीम बनाता है। तो कई प्रकार के अनकॉन्शियस थॉट, अनरिलेटेड टॉपिक्स हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी थॉट्स को मिक्स करके एक नया ड्रीम क्रिएट कर सकता है। तो कंडेंसेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रीम मेकिंग। सपने बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। और कौन बनाता है? हमारा माइंड बनाता है। कहाँ से बनाता है? इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? वो अनकॉन्शियस माइंड से लेता है। अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन लेगा और उनको समअप करके, उनको मिला करके एक अजीबो गरीब तरीके का ड्रीम बना देगा, कॉम्प्लेक्स ड्रीम बना देगा। ठीक है। तो आपने कई बार जब सपने देखो होंगे होंगे तो आपने देखा होगा कि दो तीन टॉपिक जो हमारे माइंड में थे कई सालों से, उनको मिला करके एक कॉम्प्लेक्स ड्रीम बना दिया। ठीक है। कभी हम कहीं थे, सडनली हम किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरे फील्ड पर पहुंच गए। तो it is the means collecting the information from the different aspect which are collected in the unconscious mind and you are creating the dream. That process is known as the condensation. Clear है? नेक्स्ट इज डिस्पोजिशंस। तो डिस्पोजिशंस क्या होते हैं? ये पेशेंट के लिए फर्दर केयर प्लान करना, प्लानिंग फर्दर केयर फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए फर्दर केयर प्लान करना, आगे की केयर प्लान करना। अगर पेशेंट पहली बार आया तो उसके लिए इंटरवेंशन प्लान करना। अगर ऑलरेडी रनिंग में है और आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो तो उसका एवेल्यूशन करके कि आपने जो प्लान किया था वो कितना इफेक्टिव रहा, उसका एवेल्यूशन करके उसके लिए फर्दर प्लानिंग करना कि इसको डिस्चार्ज करना है, फॉलोअप करवाना है, क्या करना है। तो वो जो प्लानिंग करते हैं वो क्या कहलाता है? डिस्पोजिशन कहलाता है। ठीक है। तो बाकी के तीन टर्म भी आपको समझ में आ गए। नार्सिसिज्म जो होता है आपके पर्सनालिटी का एक टाइप होता है, कंडेंसेशन आपकी ड्रीम मेकिंग प्रोसेस है, एंड डिस्पोजिशन जो है वो आपके प्लानिंग फर्दर केयर फॉर द पेशेंट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, एंड टर्म हमारे समझ में आ गई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैरिजुआना ट्रू? निम्न में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि मैरिजुआना के लिए सही है? मैरिजुआना क्या होता है? इसका नाम अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? भांग बोलते हैं इसको, अपन कैनाबिस बोलते हैं। ठीक है। हशीश बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, बीड होता है, अलग अलग नाम है इसके। इसके अलावा गांजा होता है। ये सब किसके नाम है? मैरिजुआना। मैरिजुआना जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। किस प्लांट से लिया जाता है? कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से मैरिजुआना लिया जाता है, जिसको कि अपन देसी भाषा में भांग भी बोलते हैं या गांजा भी बोलते हैं। अब आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैरिजुआना ट्रू? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट मैरिजुआना के लिए सही है? पहला ऑप्शन है आपका मैरिजुआना इज नॉट फिजिकली एडिक्टिव। मैरिजुआना फिजिकली एडिक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैरिजुआना फिजिकली एडिक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या है आपके कि मैरिजुआना को अगर आप छोड़ देते हो तो क्या आपकी बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। फिजिकली एडिक्टिव होने का मतलब क्या है? अगर आप किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए फिजिकली एडिक्टिव हैं तो उस ड्रग को छोड़ने के बाद आपके अंदर क्या आने चाहिए? विड्रॉल सिम्टम्स आने चाहिए। जबकि मैरिजुआना के केस में ऐसा नहीं होता। तो मैरिजुआना में जो होता है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती। इसके अलावा एक मेडिसिन और होती है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LSD, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, ये ड्रग जो होती है लिसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, ये ड्रग भी फिजिकली एडिक्टिव नहीं होती। तो दो ड्रग है, मैरिजुआना है, LSD। इसके अलावा कैफीन, कैफीन जो होती है वो भी फिजिकल एडिक्टिव नहीं मानते, लेकिन ये लोअर लेवल की होती है, मतलब माइल्ड, इसका फिजिकल एडिक्शन जो होता है वो माइल्ड लेवल का होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एब्सेंट होता है तो वो होता है मैरिजुआना के केस में एंड LSD के केस में। ठीक है। तो ये दोनों ड्रग ऐसी हैं जो कि फिजिकल एडिक्टिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, इट इज सेफ टू ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉट। पॉट की हम बात कर रहे थे। ठीक है।
तो पॉट जो है वो मैरिजुआना का दूसरा नाम है। क्या इसके इन्फ्लुएंस में ड्राइव करना सेफ है? तो किसी भी साइकोट्रोपिक ड्रग के इन्फ्लुएंस में ड्राइव करना सेफ नहीं होता। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। मैरिजुआना इज हेल्दियर देन टबैको। अब लोगों के मन में एक गलतफहमी हो सकती है कि मैरिजुआना जो है वो टबैको के जितना हार्मफुल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों ही सिमिलर हार्मफुल है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एनहांस्ड बाय, बढ़ जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ जाती है स्मोकिंग के द्वारा, मैरिजुआना स्मोकिंग के द्वारा। तो कोई भी फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स के लिए ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है वो बेनिफिशियल नहीं है। किसी प्रकार का कोई आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, लॉस होगा, आपकी बॉडी को हार्म होगा। इसलिए इन चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी हमको छोड़ देना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो है आपका आंसर ए। क्लियर है? नेक्स्ट इज द केज क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ। केज क्वेश्चनर में कितने क्वेश्चन होते हैं? सिंपल सा पार्ट है केज। ये चारों जो है वो एक एक क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है, ये एक क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है, ये एक क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है, और ये एक क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है। टोटल कितने वर्ड है, कितने अल्फाबेट है? 4। आंसर क्या जाएगा? 4। ठीक है, अब केस क्वेश्चनर को हम समझ लेते हैं कहां काम में आता है। ये एल्कोहल एडिक्शन को समझने के लिए कि पेशेंट कितना एडिक्टेड है एल्कोहल के लिए, पेशेंट एल्कोहल के लिए कितना एडिक्टेड है उसको हम समझ लेते हैं। 4 अल्फाबेट 4 क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है ये भी हम समझ लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कट डाउन पहला पार्ट है, सी का मतलब होता है कट डाउन। तो ये पूरे फुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, हमने केवल इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर ताकि हमारे फोकस जो है वो इंपॉर्टेंट उस शॉर्ट टर्म पर रहे। कट डाउन, क्या आपने कभी अपनी इस हैबिट को छोड़ने के बारे में सोचा है या उसको कम करने के बारे में सोचा है? वो क्या कट डाउन। दूसरा है अनॉय, क्या लोगों ने आपको आपके इस पीने की हैबिट के बारे में बोल बोल करके आपको नाराज किया है? मतलब होता क्या है कई बार कि जैसे जो लोग एडिक्टिव हो जाते हैं और अगर आप उनको छोड़ने के लिए बोलो तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं कि भाई तेरे को क्या मतलब, इस तरह के गुस्सा जाहिर करते हैं कि भाई तेरे को क्या मतलब, तेरे पैसे की थोड़ी पीता हूं मैं, अपने पैसों की पीता हूं, जो होगा वो मेरे साथ होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या दिखा रहे हैं? नाराजगी, गुस्सा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? गुस्सा। तो क्या लोगों ने आपको बोला हो और आपके अंदर गुस्सा आया हो अपनी इस हैबिट को लेकर के? वो हो गया ए एनॉय। गिल्ट, क्या आपको कभी अपनी इस आदत को लेकर के पश्चाताप हुआ है, आपको लगता है कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूं और मुझे छोड़ देना चाहिए? वो हो गया गिल्ट। और नेक्स्ट इज आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको वो ड्रिंक करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ड्रिंक करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? आई ओपनर। आंखें खुलते ही क्या चाहिए? ड्रिंक चाहिए। और वो कंडीशन क्या कहलाती है? आई ओपनर कहलाती है। क्यों चाहिए? कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपके अंदर विड्रॉल आता है। क्या होता है? आपको इच्छा होती है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको इच्छा होती है ड्रिंक करने की, और उस इच्छा को अपन क्या बोलते हैं? हैंगओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगओवर बोलते हैं। और हैंगओवर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है कि मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो जो विड्रॉल सिम्टम आता है उसका नाम क्या है? हैंगओवर। और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? हैंगओवर इन नेक्स्ट मॉर्निंग। हैंगओवर इन नेक्स्ट मॉर्निंग इज मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स। इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंगओवर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इज द मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ मोस्ट कॉमन विड्रॉल सिम्टम्स। तो हैंगओवर होगा तो इस हैंगओवर को दूर करने के लिए क्या करोगे? अब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहा है तो विड्रॉल सिम्टम्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो पर्सन अगर विड्रॉल सिम्टम्स होता है इसका मतलब बॉडी उस ड्रग को डिमांड कर रही है। तो क्या करेंगे? उस विड्रॉल सिम्टम्स को दूर करने के लिए क्या करेंगे? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रिंक करेंगे। तो वो कंडीशन कहलाती है आई ओपनर।
तो RUAI ओपनर, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, RUAI ओपनर। ठीक है, तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। सी का मतलब कट डाउन, ए का मतलब एनॉय, जी का मतलब गिल्ट एंड ई का मतलब आई ओपनर। इनको मिला करके बनता है केज क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। अगर व्यक्ति हर क्वेश्चन का मार्क 1 है, ठीक है, अगर ऐसा है यस में आंसर है तो 1 नंबर मिलेगा, और नो में आंसर है तो 0 नंबर मिलेगा। अगर व्यक्ति के 2 या 2 से ज्यादा मार्क्स हैं, इसका मतलब व्यक्ति जो है वो क्या है, क्रॉनिकली एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एडिक्शन मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस क्वेश्चन आयर। सिंपल क्वेश्चन था हमारा। पूछा क्या था, कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, 4 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया मींस फियर ऑफ। अभी हमने पढ़ा था फोबिया के बारे में, तो वहां पे हमने पढ़ा था क्लॉस्ट्रोफोबिया। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फोबिया को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया में देखिए ट्रिक मैं बताता हूं आपको। क्लॉस्ट्रोफोबिया का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार मार्क दो उतना कम है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का क्वेश्चन कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए क्लॉस्ट्रोफोबिया को तो भूलना ही नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया को प्रोनाउंस कीजिए, कैसा लग रहा है, क्लोज लग रहा है नहीं लग रहा? क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोज, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस इज नोन एज द क्लॉस्ट्रोफोबिया। ओपन स्पेसेस का मैंने बताया था, क्या बताया था, अगोराफोबिया बताया था। हाइट का मैंने बताया था एक्रोफोबिया, और लिजार्ड का बताया था हर्पेटोफोबिया। तो लिजार्ड और स्नेक दोनों के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हर्पेटोफोबिया टर्म यूज होती है। नेक्स्ट इज क्लासिकल डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल। क्लासिकल डिप्रेशन हमने अभी सिम्टम्स पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मैनिया और डिप्रेशन दोनों के। तो वहां पे हमने पढ़ा था साइकोमोटर रिटार्डेशन भी होता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन किस में पढ़ा था हमने, स्किजोफ्रेनिया में पढ़ा था। किसका सिम्टम्स है, स्किजोफ्रेनिया। ध्यान कीजिए, ब्लूलर्स फोरे, फेमस फोरे ध्यान आ गया आपको, ब्लूलर्स फोरे जिसमें हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लूजनेस, वहां होता है। तो आपको आंसर मिल गया। फिर भी हम देख लेते हैं, रिटार्डेशन ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। मूड ऑफ सैडनेस, सैडनेस हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हमने सारे पढ़े थे डिप्रेशन के अंदर। तो आपका आंसर क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिम्टम्स पता है तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे मार्क्स। नेक्स्ट इज एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अनएक्सेप्टेबल मेंटल कंटेंट्स आर वेनिस्ड और केप्ट आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन पढ़िए, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। वैसे जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं वो सारी अनकॉन्शियस होती हैं, क्योंकि हम उनको बिना जाने पूछे यूज करते हैं। आप बचपन से लेकर के अब तक कितनी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हुए आए हो, क्या आपको किसी ने बताया कि ये यूज करना है, नहीं करना? तो ये ऑटोमेटिक होती है, हर पर्सन के अंदर होती है। तो सारी की सारी डिफेंस मैकेनिज्म वैसे भी क्या होती है, अनकॉन्शियस होती है। लेकिन यहाँ पर अनकॉन्शियस का मतलब दूसरा है, वो हम समझेंगे क्या है। पहले हम समझ लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, नाम से क्लियर है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। क्या होता है डिफेंस का मतलब, प्रोटेक्ट करना। ऐसी प्रक्रियाएं जो कि किस में हेल्पफुल है, प्रोटेक्ट करने में। अब प्रोटेक्ट करने में आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्या, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे। यहां पर हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं, माइंड को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली किसको, यहां पर हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ईगो हमारा हर्ट हो जाता है। ईगो क्या होता है, रियलिटी ऑब्जर्विंग पावर होती है। किसी चीज को, जो सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही उसी तरीके से देखने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है ईगो। हम सिचुएशन को उसी तरीके से देख सकें जैसे कि वो है। अगर हम सिचुएशन को गलत तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमारा ईगो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, हमारा ईगो प्रॉपर नहीं है, हम चीजों को सही तरीके से नहीं देख सकते। तो अगर हमारा ईगो हर्ट होता है तो हमारे अंदर ये फंक्शंस भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कब, जब ईगो हर्ट होता है तो हमारे ये फंक्शंस भी हर्ट हो जाएंगे। और अगर हम रियलिटी नहीं देख पा रहे
अगर हम रियलिटी नहीं देख पा रहे तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि हम चीजों को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे जैसे कि वो है, हम सत्य को, हम ट्रुथ को नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो रियलिटी ऑब्जर्विंग पावर जो होती है ईगो अगर ये हर्ट हो जाता है तो ये पावर जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। और ये हर्ट कब होता है? जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम हमारे सामने कोई फीलिंग होती है, फेलियर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, या जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा ईगो अफेक्ट होने लगता है और हम फिर ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा? हमारे अंदर एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेस किसको हर्ट करेगा? ईगो को। ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं इनकी वजह से हमारे माइंड में क्या जनरेट होगा? एंजाइटी स्ट्रेस जनरेट होगा, और ये एंजाइटी स्ट्रेस हमारे ईगो को अफेक्ट करेंगी। तो इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी प्रक्रिया यूज करते हैं जो कि इस एंजाइटी को क्या करे? रिड्यूस करे। इस एंजाइटी को क्या करे? रिड्यूस करे। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने से होता क्या है? तो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करने से क्या होता है? ये एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती हैं। क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं? तो आंसर क्या होगा? नो, ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम से होने वाली जो एंजाइटी है उस एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करती है। आपके सामने प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहती है। वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लोगे। क्लियर है? तो जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन लोगे तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये केवल कितना काम करेगी कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो एंजाइटी और स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करेगी। वो हो गया आपका डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गया? ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें अनएक्सेप्टेबल मेंटल कंटेंट, ऐसे मेंटल कंटेंट जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जो कि पेनफुल है और हमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, वेनिस्ड, उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या केप्ट आउट कर दिया जाता है फ्रॉम कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियस माइंड से उनको हटा दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? अब आपको पता है कॉन्शियस माइंड से हटने का मतलब चीजों को कहाँ भेजना होता है? अनकॉन्शियस